संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा का कामकाज 2:30 बजे तक स्थगित। असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए एक नाम अखंड कीर्तन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी करेंगे संबोधित। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में आज श्रमिक कौशल से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। तो वहीं वित्तीय साधनों को सभी तक पहुंचाने के लिए इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करेंगे गुवाहाटी में शामिल सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप के सदस्य। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए कुल 259 उम्मीदवार मैदान में। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता करेंगे चुनावी सभा। बाकी दलों ने भी शुरू किया प्रचार अभियान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर और अधिक नए प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग। यूरोपीय संघ की प्रमुख ने जेलेंस्की से मुलाकात में यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का दिया आश्वासन। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ का निधन। 92 साल की उम्र में हैदराबाद के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निकाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, विस्तार से देखेंगे खबरों को। संसद के दोनों सदन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह जब 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अपने मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर राज्यसभा का कामकाज दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा में सभापति ने विपक्ष के रवैये को अनुचित ठहराया और कहा कि उनका ये तरीका सही नहीं है। विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव के 15 नोटिस नियम 267 के अंतर्गत दिए गए, लेकिन सभापति ने सभी को नियमों के अनुरूप न होने की वजह से खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने LIC, पब्लिक सेक्टर बैंक और वित्तीय संगठन में निवेश और आम जनता की मेहनत की कमाई के कथित तौर पर डूबने के खतरे पर कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं देना अनुचित है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण था जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन इसमें रुकावट डालने की विपक्ष की आदत बन गई है। कल भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, हम धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण था, हम धन्यवाद प्रस्ताव को, ये जो परंपरा है इसमें हम डिस्टरबेंस नहीं करते हैं आमतौर पे। तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, BSc तय कर देगी, पर पहले BSc में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना। तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पे धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बीबीसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी के चीनी कंपनियों से लिंक हैं और वहां से उनको आर्थिक सहायता मिलती है। महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि बीबीसी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का पुराना इतिहास रहा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने उनसे खास बातचीत की है।
सांसद महेश जेठमलानी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिस तरीके से आई है, आपको लग रहा है एक प्रोपेगेंडा के बेसिस पे आई है और इसका एक खास मकसद है? जी, मैंने तो कहा है ये जो मामला है, ये सबसे पहले आप ये देखिए ना कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गंभीर सोच देखकर क्लीन चिट दिया है पीएम मोदी को, और उन्होंने कहा है कि तीस्ता सेटलवाद जैसे जो एक्टिविस्ट हैं ये सब उनका प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है उनका। तो इसके बावजूद ये कैसे करते हैं? यानी ये एक हमारे जुडिशरी पर कलंक है। ये बाहर के संस्था, और वो भी इसीलिए उनका जो चाइनीज का जो फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग है वो फिर बहुत अहम होता है। तो ये आपने सीधा आरोप लगाया कि चाइना का कहीं ना कहीं एक हाथ है इसके पीछे, क्योंकि फाइनेंशियली बीबीसी को सपोर्ट करता है चाइना। देखिए, जिस हद तक फाइनेंशियल इंटरलॉकिंग हुआ है चाइना के साथ, एक तरफ से वो पैसे ले रहे हैं, दूसरे तरफ से वो अपने पेंशन फंड्स 47,000 एम्प्लॉयज़ के जो पेंशन फंड्स है उसको वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं उनके कंपनीज में, स्टेट ओन कंपनीज में। तो जैसे उनका एमपी जो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, लॉर्ड ऑल्टन जो है, उन्होंने खुद कहा है टेक माई ब्रेड सिंग माई सॉन्ग। यदि आपका खाना इनसे आता है, बीबीसी जो थी वो बिल्कुल उस समय वो ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी थी। तो आपने पैसे लिए और आपने अपना कॉन्शियंस को बेच दिया। आपके हिसाब से सही है जो बैन किया गया इस डॉक्यूमेंट्री? मेरी राय है कि जो डॉक्यूमेंट्री बैन करना बिल्कुल सही था। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महेश जेठमलानी जी, जो बता रहे थे कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसके पीछे एक खास मकसद है और चाइना इसके पीछे फंडिंग कर रहा है। कैमरामैन भीम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगी रोक हटाने और डॉक्यूमेंट्री में दिए गए सबूतों के आधार पर एक एसआईटी के जरिए जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में पत्रकार एन राम और प्रशांत भूषण के ट्वीट डिलीट किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ हिंदू सेना ने भी भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। हिंदू सेना की याचिका में मांग की गई है कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए आयोजित कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। 1974 में असम के बरपेटा जिले के नास्ता गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना हुई थी। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कृष्ण गुरु सेवाश्रम में बीती 6 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाला कीर्तन है। और असम सरकार ने बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल असम में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली कोल्हा यादव को एसएसबी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को गिरफ्तार किया है। नक्सली कोल्हा यादव की गिरफ्तारी चरका पत्थर थाना क्षेत्र के राजौन पंचायत की विशनपुर स्थित उसके घर से हुई है। कोल्हा यादव के उसके घर विशनपुर में होने की गुप्त सूचना मिली थी और इसके आधार पर एसएसबी के जवानों ने चरका पत्थर थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए विशनपुर में छापेमारी की। इस छापेमारी में आरोपी नक्सली कोल्हा यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2007 की रात भाकपा माओवादियों ने गिरिडीह के चिलखारी फुटबॉल मैदान में 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी भी शामिल थे। और जोधपुर में चल रही G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बैठक के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बैठक से रोजगार सृजन की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। And I am confident that the discussions and outcomes of this meeting will be instrumental in shaping the future of the employment globally. I am grateful to the co-chairs of this meeting, our esteemed colleagues from Indonesia and Brazil, for their valuable contributions and supportive words. Their active participation and leadership are crucial in making this meeting a success, and I extend my warm welcome to all delegates and appreciate them for their dedication to the cause of the G20 Employment Working Group. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम आपसी सहयोग को दर्शाती है, जिससे समाज का भी विकास होता है। The theme of India G20 presidency, Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, is particularly fitting as we come together to discuss the interconnectedness of our economies and our people. It serves as a powerful reminder of our shared humanity and the importance of working together to build a better future for all. It also underlines that solutions of the labor and employment challenges we face today must be inclusive, sustainable, and equitable for all. The challenges facing the global labor market are complex and far-reaching, and it is only through cooperation and collaboration that we can hope to find meaningful solutions. The current situation of employment and social security around the world has been affected by the ongoing COVID-19 pandemic. और जोधपुर में G20 कार्य समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। Diversity, equity and inclusion, and I feel it's a prerequisite for a healthy democracy, especially for a country like India, if we are to remain the global powerhouse in the world. It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional, is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering women, addressing their concerns and amplifying their voices is a priority for the government of India. और जोधपुर में चल रही G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक से इतर सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने जोधपुर की संस्कृति, भौगोलिक और परिवेशीय विशेषताओं के साथ ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया। G20 के प्रतिनिधि जोधपुर की मनोहारी परंपराओं और आंचलिक खूबियों से भी रूबरू हुए। गुवाहाटी में चल रही G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज इस बैठक का मुख्य विषय एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने पर जोर देना होगा जिससे सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ हो सके। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये समूह 2021 में इटली की अध्यक्षता में अस्तित्व में आया था और भारत अब इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। अमूल मिल्क ने दूध की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया है।
दूध के बढ़े हुए दाम आज यानी कि 3 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इस बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर अमूल गोल्ड का दाम 63 रुपए से बढ़कर अब 66 रुपए हो गया है। इसी तरह 1 लीटर अमूल ताजा के लिए अब 54 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अमूल के गाय के दूध के लिए 56 रुपए देने होंगे। कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत बढ़कर प्रति लीटर 70 रुपए हो गई है। और लव जिहाद कानून और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में बने अवैध धर्मांतरण लव जिहाद कानूनों को चुनौती दी गई है। जमीयत उलमाए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस NGO ने इन राज्यों में बने कानूनों को चुनौती देने वाली विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित 21 याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। और त्रिपुरा में इसी महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अब कुल 259 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से ये आंकड़ा सामने आया है। इसमें भाजपा के 55 उम्मीदवार, TMC के 28 उम्मीदवार, CPM और कांग्रेस के 43 और 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को मतगणना होगी। वहीं त्रिपुरा में अब विजय हासिल करने के लिए प्रचार अभियान पूरा जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता अमरपुर और पबिया चेरा में चुनावी सभा करेंगे। JP नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी नलचार और टाउन बोर्डोवली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगी। वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता मानिक साहा टाउन बोर्डोवली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बहुकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा बाकी राजनीतिक दल भी अब प्रचार मैदान में उतरने लगे हैं। बरेली और मुरादाबाद खंड MLC स्नातक के फाइनल नतीजे में भाजपा ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी को 51,257 वोटों से हरा दिया है। 7 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के जयपाल सिंह को 66,179 वोट मिले, तो वहीं सपा के शिव प्रताप यादव को 14,922 वोट मिले। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर जयपाल सिंह व्यस्त ने हैट्रिक पूरी की है। मीडिया से बात करते हुए जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने उनको समर्थन दिया है। ऑन मेरिट के आधार पर मैंने हर वर्ग को निधि दी है। उसका परिणाम मुझे मिला है कि मतदाताओं ने जाति भेद भुलाकर, धर्म भेद भुलाकर, संप्रदायवाद को भुलाकर, क्षेत्रवाद को भुलाकर, सभी को भुलाकर के मुझे पूरा आशीर्वाद सभी गुरजनों ने दिया है। और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 2 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे नासिक प्रखंड के स्नातक चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से समर्थित शुभांगी पाटिल को पराजित किया। बीजेपी के ध्यानेश्वर महात्रे ने कोंकण शिक्षक चुनाव क्षेत्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बलराम पाटिल को पराजित किया। नागपुर शिक्षक चुनाव क्षेत्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर अदबाले ने जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा समर्थित मौजूदा विधान परिषद सदस्य नागू गनार को हराया। मराठवाड़ा शिक्षक चुनाव क्षेत्र में एनसीपी के विक्रम काले ने बीजेपी की किरण पाटिल को पराजित किया। और पंजाब में आज फिर BSF जवानों ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन पंजाब के अमृतसर सेक्टर में सीमा चौकी रियर कक्कड़ के पास देर रात करीब 2:30 बजे मार गिराया गया। ड्रोन को आज सुबह बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया है। इसके साथ ही संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। इसमें 3 किलो हेरोइन बताई जा रही है। ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।
और अब अगली खबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड और तेलुगु फिल्मों के 7 नंदी पुरस्कारों से सम्मानित के विश्वनाथ का तेलुगु फिल्मों में योगदान रहा है। उनके निधन पर कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके काम को याद किया है। अपने 60 साल के लंबे करियर में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आधारित 53 तेलुगु और हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी खासियत ये थी कि वो जाति व्यवस्था, छुआछूत की समस्या, लिंग भेद, दहेज जैसे सामाजिक मसलों पर फिल्में बनाया करते थे। निर्देशक के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 2010 में बनी सुभाप्रदम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के विश्वनाथ के निधन पर दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि के विश्वनाथ सिनेमा जगत के दिग्गज थे, जिन्होंने एक रचनात्मक और बहुमुखी निर्देशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी फिल्मों ने दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। और अब अगली खबर, अमेरिका एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे की लगातार निगरानी कर रहा है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारा कुछ दिनों से अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध गुब्बारे को लेकर लड़ाकू विमानों को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाह दी गई कि इसे गिराने से लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। सैन्य अधिकारियों की सलाह को राष्ट्रपति ने मान लिया और कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल ये गुब्बारा नागरिक हवाई उड़ानों की सीमा के ऊपर उड़ रहा है और जमीन पर लोगों के लिए खतरा नहीं है। ये जासूसी गुब्बारा ऐसे समय में अमेरिका में दिखाई दिया है जब जल्दी ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। और पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद से वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देश में आतंकी घटनाओं के बढ़ने के बाद चौतरफा घिरे पीएम ने आर्थिक और राजनीतिक संकटों को दूर करने के लिए समाधान खोजने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन रखा है। सम्मेलन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को भी आमंत्रित किया गया है। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के तरीकों का पता लगाना चाहते हैं। ये सम्मेलन 7 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। और अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटरों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अनुरोध किया है कि वो अपनी चीन यात्रा के दौरान वहां जारी मानवाधिकार के उल्लंघन, अवैध व्यापारिक गतिविधियों का मुद्दा जरूर उठाएं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बातचीत में ये भी कहें कि हिंद प्रशांत में भारत, ताइवान समेत अमेरिकी सहयोगियों के विरुद्ध चीनी आक्रामकता स्वीकार्य नहीं है। और यूक्रेन पर हमलों के तेज होने के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर नए और अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के नेताओं से ज़ेलेंस्की ने यह अनुरोध पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के तेज होते हमलों के बीच किया है। इस बीच रूसी सेना ने पूर्व के डोनेस्क प्रांत के क्रामाटोर्स्क शहर पर मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले में एक अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उसमें रहने वाले 3 लोग मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयेन उच्च स्तरीय दल के साथ गुरुवार को ट्रेन से कीव पहुंची। वो कीव में रहकर 2 दिन तक उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस बातचीत में उसके यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता तैयार होगा। Reform Perform